तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दोस्तों आपका सेकेंड फेज़ का आपका कल 13 जून से दोस्तों आपका स्टार्ट होना है, जो कि आपका 20 जून तक चलेगा। ठीक है, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो का जो प्रश्न है आपके उसी के लेवल के लिए गए हैं या वो प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है हुआ है कि असद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो असद अली खान की हम लोग जब बात करेंगे तो इनका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा रुद्र वीणा। ठीक है, रुद्र वीणा से संबंधित है आपके असद अली खान। इसके अलावा इनके जन्म की बात करेंगे तो 1 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और रुद्र वीणा जो यंत्र होता है वो एक तार वाला यंत्र होता है, इसको भी याद रखिएगा। और असद अली खान बहुत सारे राष्ट्रीय सम्मान जीते हैं, जैसा कि 2008 में नागरिक सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार और 1977 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित है, जो कि किए जा चुके हैं असद अली खान। ठीक है, वीडियो में आगे में फिर से पहले आपको बता दें टेक्स्ट बुक पर चल रहे रेस टू सिलेक्शन सेल के बारे में। ये सेल दोस्तों आपका 12 से 15 जून तक दोस्तों आपका चलना है। इस सेल में दोस्तों आपका क्या होगा, जो टेक्स्ट बुक जो पास प्रो है, जो न्यूली लॉन्च हुआ था आपका टेक्स्ट बुक की तरफ से, जिसपे आप अनलिमिटेड बार मॉक टेस्ट दे सकते थे, प्रीवियस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते थे, उस पर दोस्तों 250 रुपये का यानी कि 250 रुपये का आपका MRP पे डिस्काउंट चल रहा है। साथ ही साथ आप अगर हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 150 रुपये का एक्स्ट्रा 140 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, यानी कि 10%। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। साथ ही साथ टेस्टो का नॉर्मल पास भी ऑफर चल रहा है, जो कि मात्र आपको 269 रुपये में, और हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ आपको 500 रुपये का क्रोमा प्रोडक्ट पर आपको फ्लैट ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर बाय कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं मॉक टेस्ट देकर। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य की शुरुआत है असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव के द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सतरिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फादर ऑफ मणिपुरी डांस अगर पूछ दिया जाए आपसे तो आपका गुरु विपिन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, फादर ऑफ मणिपुरी डांस का। और आपका सतरिया नृत्य के जो संस्थापक थे आपके शंकर देव जी ही थे। ठीक है, अगला है कि मकर संक्रांति में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो आपका सूर्य देव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला जो प्रश्न है आपका कि मणिपुरी जो नृत्य है आपका किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो वो राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग के बारे में दोस्तों आपका जो मणिपुरी नृत्य है उसका विषय है, और हिंदू संप्रदाय के वैष्णव संप्रदाय से, हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से नृत्य जो कि आपका संबंधित है। ठीक है, अगला है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जो कि क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अगर आपका ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है दोस्तों आपका कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके अलावा अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला में तृतीय उपभोक्ता है। तो खाद्य श्रृंखला में तृतीय उपभोक्ता की जब बात की जाएगी तो आपका बाज, गिद्ध, शेर, भालू ये सब दोस्तों आपका तृतीय उपभोक्ता में आपके आते हैं। अगला है कि सूर्य के प्रकाश की कमी से किस विटामिन की कमी होती है। तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम आपका होता है कॉल्सिफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से आपका रिकेटस होता है। इसकी खोज की जब बात करेंगे तो एडवर्ड मेलानवी इसकी खोज किए थे, और ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। और इसका जो स्रोत है आपका मछली है, अंडा है, जिगर है, मशरूम में ये आपका पाया जाता है सूर्य के प्रकाश के साथ साथ। ठीक है, अगला है कि पेरिस में स्थित संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने 19 अक्टूबर 1922 को, ठीक है, किसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका पाकिस्तान हो जाएगा। FATF की बात करेंगे तो आपका वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का निगरानी करता है। इसकी स्थापना आपका 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। इसका सचिवालय आपका पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD मुख्यालय में स्थित है। ठीक है, अगला है कि 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड विजेता कौन है। तो 2021 में जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो बहुत सारे लोगों को दिया गया था। 2021 का आपका 11 नाम चयनित किए गए थे, जिसमें आपका नीरज चोपड़ा जी थे जो कि आपका एथलेटिक्स से संबंधित थे। रवि कुमार दहिया थे जो कि आपका कुश्ती से संबंधित थे। इसके अलावा लवलीना बोर्गेहन थे जो कि आपका कहाँ से संबंधित थे तो मुक्केबाजी से।
पिया श्रीजेश हैं जो कि आपका हॉकी से संबंधित है। अवनी लखेरा की बात करेंगे तो पैरा शूटिंग से संबंधित आपके हैं। इसके अलावा सुमित अंतिल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। प्रमोद भगत की बात करेंगे तो ये आपका पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। इसके अलावा कृष्णा नागर की बात करेंगे तो ये भी आपका पैरा बैडमिंटन से ही संबंधित है। मनीष नरवाल की बात करेंगे तो पैरा शूटिंग से। मिताली राज आपका एकमात्र क्रिकेटर थी, तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा, जो कि क्रिकेट से है। सुनील छेत्री भी एकमात्र आपके थे खिलाड़ी फुटबॉल से जिन्हें कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 मिला था, तो आपका सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपका मनप्रीत सिंह का, तो ये भी दोस्तों आपका हॉकी से संबंधित खिलाड़ी थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से जो कि दिया गया था। इसके अलावा अगला जो प्रश्न आपका है कि भारत के 50वें और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो भारत के 50वें और वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश की हम लोग जब बात करते हैं तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 50वें से पहले आपका 49 आता है, तो 49वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं आपका उदय उमेश ललित जी थे। इसके अलावा फर्स्ट CJI की बात करेंगे, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो हरिलाल जकिस दास कानिया, ठीक है, हरिलाल कानिया से आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की बात करते हैं तो फातिमा MBB इस सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थे, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका कि किस राज्य या यूटी में नगर निगम संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 3 नगर निगमों का विलय किया गया था। तो दिल्ली इसका राइट आंसर था। 22 मई 2022 को आपका 3 नगर निगम को विलय कर दिया गया था, ठीक है। अगला है कि 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 1927 का जो आपका साइमन कमीशन था उसका जो मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। 1927 में आपका नवंबर के महीने में आपका आया था। कई भारतीयों के द्वारा इस आयोग का कड़ा विरोध किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका चार्टर एक्ट 1793। आपका प्रश्न ये बन सकता है कि 1793 में जो आपका आया था वो आपका किस प्रकार का था, चार्टर एक्ट था या रेगुलेटिंग एक्ट था, इस प्रकार करके आपका ऑप्शन दिया रहेगा। तो चार्टर एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें था क्या, तो इसमें था कि भारत में जो कंपनी आपका आया था अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष तक जारी रखना था, इसका ये उद्देश्य था, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश संसद के द्वारा इसमें पारित किया गया था। 1773 में संशोधन किया गया था और आगामी 20 वर्षों तक विदेशों में व्यापार करने की छूट मिली थी। अगला है कि प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुषाण वंश की बात करेंगे तो प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसकी 2 राजधानियाँ थी। उत्तर भारत में आपका पुरुषपुरा था जिसे कि पेशावर के नाम से जानते हैं, और मथुरा भी एक राजधानी था जिसमें आपका प्रशासन करता था। इसके अलावा इसकी जो स्थापना है 1ली शताब्दी में कुजुला कटफिसस के द्वारा किया गया था कुषाण वंश के। इसके अलावा कनिष्क को कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना जाता है और वह भीम कटफिसस का पुत्र था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन और बौद्ध वृक्षों के अस्थायी आश्रय को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जैन और जो बौद्ध के वृक्षों के जो अस्थायी आश्रय होता है उसे दोस्तों आपका विहार कहते हैं। तो विहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो निर्माण है चट्टान और लकड़ी से होता है। भारत में बड़े स्थलें हैं जैसे कि जनता की गुफाएं हैं, कनेरी की गुफाएं हैं, करली गुफाएं हैं और औरंगाबाद गुफाएं, कई विहार शामिल हैं। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के रूप में चैत्य सभा मंडप होता है। और संघ की जब हम बात करते हैं तो ये बौद्ध भिक्षुओं या ननों का समुदाय या बौद्ध धर्म का पालन करने वाला भिक्षुओं का गण होता है जिसे कि संघ कहते हैं। अगला है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। यह आपका ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका और ओशिनिया के बीच फैला हुआ है। इसके अलावा अंटार्कटिक महासागर की बात करेंगे तो पृथ्वी पर ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वो है कि राजस्थान से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपको बनास या लूनी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बनास और लूनी जो नदी है वो दोस्तों आपका कहाँ से उद्गम होता है, तो ये दोस्तों आपका राजस्थान से उद्गम होता है, ठीक है। इसके अलावा
कुछ और नदियाँ हैं जैसे कि चंबल है, माही है, नर्मदा है। तो इन नदियों की बात करेंगे तो इन नदियों का जो उद्गम है वो दोस्तों आपका कहाँ से होता है, तो आपका मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पवित्र नदी, सबसे लंबी नदी गंगा नदी का। इसका जो उद्गम है दोस्तों ये कहाँ से होता है, तो इसको बता दिए। जो गंगा नदी है दोस्तों आपका दो नदियों के मिल के बनती है। एक दोस्तों आपका क्या कौन सा नदी है, तो एक आपका भागीरथी नदी है, एक दोस्तों आपका अलकनंदा है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का दोस्तों संगम होता है कहाँ पर, तो ये दोस्तों आपका देवप्रयाग एक जगह का नाम है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो देवप्रयाग में दोस्तों आपका क्या होता है, इन दो नदियों का संगम होता है। ये दो नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, वहीं से दोस्तों आपका गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो ये आपका एक है कृष्णा नदी, दूसरा है कावेरी नदी, तीसरा है शोरिखा नदी, ब्रह्मपुत्र, वैतरणी नदी, महानदी, गोदावरी, गंगा, ब्राह्मणी। ये सभी नदियाँ हैं आपके बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। इसके अलावा खंबात की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियों की बात करेंगे हम लोग। देखिए बंगाल खंबात की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वह है दोस्तों आपका माही नदी गिरती है, नर्मदा नदी गिरती है और ताप्ती नदी। ठीक है, ये जो तीन नदियाँ हैं आपका कहाँ गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इसके साथ ही साथ अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती हैं, तो अरब सागर में आपका एक है लूनी नदी, इसके अलावा साबरमती नदी, इसके अलावा माही नदी। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुवाड़ी, श्रावती, गंगेली, पेरियार, भरतपुजा, ये सभी नदियाँ हैं आपके अरब सागर में ही जाके गिरती हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है आपका कि रिट लगाने संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो रिट लगाने का जो संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों वो आपसे पूछा गया है। तो रिट देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग रिट लगा सकते हैं और उच्च न्यायालय में दोस्तों 226 के अंतर्गत। ठीक है, तो 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 32 के तहत आपका सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। टोटल 5 प्रकार का रिट होता है जो कि आपका एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे कि हॉर्बिस कॉर्पस कहते हैं, एक है आपका परमादेश जैसे कि मेंडामस कहते हैं, एक है उत्प्रेषण, इसके अलावा निषेधाज्ञा, इसके अलावा अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का जो रिट है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय आपका 226 के अंतर्गत। ठीक है, अगला है आपका कि पीएम मोदी ने अभी हाल ही में कहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश के ऊना में। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के ऊना में हो जाएगा। 13 अक्टूबर 2022 को बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रखी है। इसका जो लागत है आपका कितना है, तो 1900 करोड़ रुपए की अधिक लागत से इसको बनाया जाएगा। यह पार्क आपका एपीआई यानी कि दवा के चिकित्सक गुणों के लिए जिम्मेदार यौगिक आयात पर निर्भरता घटाने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि ई बाल निदान किस संस्था का ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, तो ई बाल निदान की बात करेंगे तो दोस्तों आपका NCPCR। ठीक है, यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, इसका एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें आपका बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल बाल निदान को नया रूप दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्लासी का जो युद्ध है आपका किसके किसके मध्य में हुआ था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध की बात करेंगे तो पहली बात तो ये हुआ कब था, तो ये आपका हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, डेट की बात करेंगे तो ये आपका हुआ था 23 जून को। ठीक है, 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। एक तरफ कौन था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ की बात करेंगे तो कौन था, तो बंगाल के नवाब की सेना थी। अब बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। लेकिन उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, या कहिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला का एक आपका मंत्री कहिए या दोस्त कहिए, जो भी कहिए, मीर जाफर था, ये रिश्तेदार कहिए, उसके विश्वासघात के चलते प्लासी का युद्ध है जो कि आपका सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि निर्मला और मानसरोवर उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा आपका निर्मला और मानसरोवर उपन्यास है जो कि लिखा गया है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के मूल नाम की बात करेंगे तो धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम है। इसके अलावा इनके द्वारा अन्य लिखित उपन्यास की बात करेंगे तो इनके द्वारा जो अन्य लिखित उपन्यास है गोदान है, कर्मभूमि है, गवन है, मानसरोवर है और लद्दाख है। ठीक है, ये सभी जो पुस्तकें हैं आपके उपन्यास है आपके मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही
लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडमान और निकोबार का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका कितना है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 8,249 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका अंडमान और निकोबार का कुल क्षेत्रफल है। इसके अलावा लक्षद्वीप की बात करेंगे तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है आपका 32 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो 114 वर्ग किलोमीटर है। पुडुचेरी का 492 है। दादर व नागर हवेली दमन दीव का आपका 603 है। दिल्ली का बात करेंगे तो 1483 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करेंगे तो 8,249 है। जम्मू कश्मीर आपका 42,241 वर्ग किलोमीटर है। लद्दाख आपका 59,146 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो है पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो पल्लव की बात करेंगे तो इसकी राजधानी थी आपका कांचीपुरम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कांचीपुरम हो जाएगा। इसके अलावा पल्लव वंश की संस्थापक की बात करेंगे तो आपका दक्षिण भारत का एक राजवंश था जिसके संस्थापक थे आपके सिंह विष्णु। ठीक है, तो सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। इसका जो अवधि है आपका 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और कांचीपुरम जो कि इसकी राजधानी थी ये आपका रेशम और शैलकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए है जो कि जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य कुछ राजवंश है उनके राजधानी को देख लेते हैं, जैसे कि आपका एक है हर्यक वंश। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी थी आपके राजगिरी थी, बाद में जाके इसका पाटलिपुत्र हो गया था। इसके अलावा शिशुनाग वंश की राजधानी की बात करेंगे तो राजगिरी या राजगीर दोनों सेम ही है। नंद वंश की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र, लेकिन मौर्य वंश के प्रथम राजधानी की बात करेंगे तो इसका भी प्रथम राजधानी आपका राजगिरी था या राजगीर था। ठीक है, इसके अलावा शुंग वंश की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र था, बाद में आपका विदिशा हो गया था। तो ऑप्शन के अनुसार इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। कण्व वंश की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र था। गुप्त वंश का भी पाटलिपुत्र था। इसके अलावा चोल वंश की बात करेंगे तो पुहार या तंजावुर इसका राजधानी था। सातवाहन वंश की बात करेंगे तो प्रतिस्थानपुरम या अमरावती, दोनों में से कोई एक आपको क्लिक करना है जो ऑप्शन में दिया रहेगा। कुषाण वंश की बात करेंगे तो आपका पेशावर था, बगराम था, तक्षशिला था और आपका मथुरा था। पल्लव वंश का कांचीपुरम। चालुक्य वंश का आपका बदामी था। राष्ट्रकूट की बात करेंगे तो मान्यखेड़ था। इसके अलावा कुषाण वंश का हो गया है, पल्लव का भी हो गया है। इसके अलावा उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, मगध। ठीक है, मगध की राजधानी की बात करेंगे तो आपका मगध यानी कि मौर्य वंश आपका कहाँ पर आया था तो मगध में ही था। उसकी राजधानी आपका राजगीर पहले था, लेकिन उदयन आपका एक शासक हुआ था जो कि आपका पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औद्योगिक नीति किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना में आपका औद्योगिक नीति है जो कि संकल्प शुरू हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के अनुसार उद्योगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लाइसेंस प्रणाली का सहारा लिया जो कि 1991 तक जारी रहा था। इसके अलावा भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की बात करेंगे तो 1951 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये आपका शुरू हुआ था 1956 ईस्वी में और चला था आपका 1961 ईस्वी तक। ठीक है, इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था वो दोस्तों आपका शुरू हुआ था 1951 ईस्वी में और चला था 1956 ईस्वी तक। ठीक है, ये जो पंचवर्षीय योजना का जो संकल्पना है वो दोस्तों आपके तत्कालीन यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उससे पहले आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसको देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 56 तक चला था। कृषि पर विकास इसका उद्देश्य था। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। सेकेंड वाला का औद्योगिक विकास था। थर्ड पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। फोर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। पंचमी का आपका कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देना था। इसके बाद उद्योग और खाने को वरीयता दिया गई थी। इसके अलावा छठा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। सातवीं का जो था वो आपका आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना सातवां पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आठवां का मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो न्याय और समानता के साथ विकास करना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो आपका 2002 से 2007 तक चला था।
जो अगले 10 वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति जो आय थी उसको दोगुना करना था। इसके अलावा 11वां पंचवर्षीय योजना आपका तेज और आर्थिक समावेशी विकास करना था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 12 से 17 तक चला था और ये आपका भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चला है। इसका जो उद्देश्य था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो आपका रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, उसका राइट आंसर हो जाएंगे। रोजर फेडरर अब तक 20 ग्रैंड स्लैम मेंस टाइटल सिंगल का खिताब जीत चुके हैं। इसके अलावा जनवरी 2023 में बात करेंगे तो आपका भारत की जो स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी थी सानिया मिर्जा ने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि संघ सूची, राष्ट्र सूची, समर्थी सूची से संबंधित विषय से संबंधित आपका जो प्रश्न है बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको संविधान का जो 7वीं अनुसूची है उसमें आपका 3 प्रकार की सूची का वर्णन किया गया है। एक है आपका संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची, तीसरा है आपका समवर्ती सूची। पहले बात कर लेते हैं संघ सूची का। तो इस पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो दोस्तों आपको केंद्र यानी कि संसद को होता है। ठीक है, राज्य सूची की बात करेंगे तो इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है आपके राज्यों को होता है। इसके अलावा समवर्ती सूची की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कानून बनाने का जो अधिकार है समवर्ती सूची पर वो राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है जिसको ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो संघ सूची में देखिए पहले जो संविधान जब आपका बना था, तैयार हुआ था, तो आपका 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो 100 विषय अभी वर्तमान में है। ठीक है, 3 विषय आपका बढ़ गया है जिसमें जो मेन है वो आपका रक्षा है, सेना है, रेलवे है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, बंदरगाह, राजमार्ग, संचार इत्यादि जो विषय हैं आपके संघ सूची का है। राज्य सूची में पहले आपका 66 था, अब घट गया है, वर्तमान में 61 विषय हो गया है, जैसे कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, सट्टा और जुआ, ये सभी आपके राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो आपके वर्तमान में 52 विषय हैं जिसमें आपका शिक्षा है, वन है, ट्रेड यूनियन है, शादी है, दत्तक ग्रहण है, उत्तराधिकार है। ठीक है, तो ये सभी आपका जो विषय है आपका क्या है समवर्ती सूची के ही हैं। ठीक है, इसके अलावा एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, उसमें 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थापित कर दिया गया था, जैसे कि शिक्षा, फॉरेस्ट, जंगली जानवर, पक्षियों का संरक्षण, वजन और मापन, न्याय का प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये सभी जो विषय है आपके राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कब डाला गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक है, जब आप देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 तो आपके माइंड में क्या आता है? तो आपके माइंड में आता होगा फ्रेंड्स आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, क्योंकि ये प्रश्न आपके बार बार बनते हैं। तो मौलिक जो कर्तव्य है आपका कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ही हमारे भारतीय संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, उस समय आपका 10 ही जोड़ा गया था, लेकिन आप वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य को पढ़ते हैं, देखते हैं तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका जोड़ा गया था 2002 में 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य का, तो अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51A में दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा बात करेंगे आपका भाग की, तो भाग कहाँ पर है? तो भाग 4A में है। ठीक है, तो ये आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ विषय थे और 42वां संविधान संशोधन 1976 को दोस्तों आपका लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों आपका कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में था। ठीक है, तो देखिए ये आपको बता दें, पहली बात तो ये स्टॉक मार्केट की एक नियामक संस्था है जिसकी जो स्थापना है 12 अप्रैल 1988 में हुआ था सेबी अधिनियम 1992 के तहत। ठीक है, मान्यता कब प्राप्त हुआ था? तो 30 जनवरी 1992 को ये मान्यता प्राप्त हो गया था। इसके अलावा मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर में इसका जो मुख्यालय आपका स्थित है। तो आपको मुंबई याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद आपको रखना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है जो कि कब से कब तक था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो इसका जो शासनकाल है आपका 1206 से आपका 1210 तक। ठीक है, 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल था। ये आपका दिल्ली का पहला सुल्तान था, गुलाम वंश का। इसके अलावा वो घुरिद प्रदेशों का प्रभारी था, बाद में मामलुक राजवंश द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया था। उसका शासनकाल 25 जून से 1206 से 1 दिसंबर 1210 तक था और उन्हें दिल्ली में कुतुब मीनार को चालू करने के लिए जाना जाता है। मामलुक वंश जिन्हें कि गुलाम वंश भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था और उसका ही पहला शासक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है। ठीक है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका कमला हैरिस हो जाएगी। ठीक है, कमला हैरिस एक भारतीय राजनीतिज्ञ, वर्तमान में कैलिफोर्निया से सीनेटर तथा भारतीय अफ्रीका मूल की है और कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ठीक है, बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का। तो ये वर्तमान में कौन है, तो जो बाइडेन दोस्तों आपके वर्तमान में क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला है कि भारत का गर्दन की जो हड्डी होता है उनमें से कौन सा ज्वाइंट होता है, यानी कि विच ज्वाइंट इज देयर इन द नेक बोन। ठीक है, तो पाइवट ज्वाइंट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो बिस्मार्क है वो आपका किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हु इज नॉन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिसे कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, ये भी बात है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ये भी बात है। उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्हें भारत को एकजुट करने में प्रमुख भूमिका निभाया था और ये बारदोली सत्याग्रह से भी संबंधित हैं। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह की बात करेंगे तो आपको बता दें ये दोस्तों आपका गुजरात में हुआ था। ठीक है, इसी सत्याग्रह में दोस्तों यहाँ की जो महिलाएं थीं इन्हें आपके वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब है जो कि किससे मिला है, यानी किसने जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका खुशी पटेल। ठीक है, खुशी पटेल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है जो कि किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 की बात करेंगे तो ये कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश होगा या स्थापना होगा, यह आपका अनुच्छेद 2 कहता है। संसद संघ में कानून स्वीकार करके ऐसे नियम और शर्त पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है जैसा कि वो उचित समझती है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 1 की बात करेंगे तो इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह आपका अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन, क्षेत्रों और सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन, यह आपका अनुच्छेद 3 कहता है। ठीक है, अगला है आपका कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित है जो कि किया जाएगा। ठीक है, तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 की बात करेंगे तो ये आपका भारत में आयोजित किया जाना है। 5 अक्टूबर से शुरू होगा, नवंबर तक ये आपका वर्ल्ड कप है जो कि चलेगा। ठीक है, इसके अलावा भारत है जो कि आपका आंशिक रूप से वहाँ होस्ट किया था। कौन कौन सा वर्ल्ड कप, 1987 का भी किया था, 1996 का किया था, 2011 का किया था। आंशिक रूप से करने का मतलब है कुछ मैच, 4 मैच, 5 मैच, इस प्रकार करके जो भारत है जो कि क्या किया है। जैसे कि मान लेते 2011 का वर्ल्ड कप है जो कि भारत किया था, बांग्लादेश किया था, श्रीलंका संयुक्त मेजबानी में किया था। लेकिन इस बार जो भारत है आपका पूरा का पूरा मेजबानी ही करेगा। ठीक है, पूरा का पूरा मैच भारत में ही होगा। इसके अलावा ICC T20 वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 की बात करेंगे तो आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होना है। ठीक है, 10 से 26 फरवरी के बीच खेला गया था जो कि पहला ही ICC T20 वीमेंस वर्ल्ड कप था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर अभी समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।